हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजे एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई? ठीक? बना ली दीपावली वगैरह, भाई दूज वगैरह सब कुछ हो गए, त्यौहार कंप्लीट। तो अब किसका इंतज़ार है? करे शुरू, वापस से पढ़ाई करो। ये त्यौहार तो अगले साल फिर आने हैं, फिर अगले साल बेरोजगारी में त्योहारों को देखना है, या फिर इस बार दोबारा मेहनत करनी है अच्छे से बढ़िया तरीके से, और नौकरी लग के फिर अच्छे से क्या करना है, त्यौहार बनाना है। त्यौहार जितने दिन की छुट्टियाँ होनी थी वो सारी हो गई। पढ़ना अब वापस से क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। एक दो दिन मेरे को लगता है आलस आएगा, क्योंकि जब मैं भी तैयारी करता था तो जैसे त्यौहार हो गया 4-5 दिन दीपावली चली गई, फिर कमरे पे जाते थे, फिर लगता था यार एक दिन और सही, एक दिन और सही। एक एक दिन में वो 7-8 दिन कट जाते थे, और फिर लगता था यार महीना ख़त्म हो गया, पढ़ाई नहीं किया पढ़ने तो। अब फिर वापस जोश आता था, फिर लगते थे एकदम से। ठीक है, तो ऐसे टाइम निकलता था। तो हमने जो गलतियाँ की हैं वो आप मत करना। आपका काम क्या है, अब जैसे दीपावली वगैरह ख़त्म हो गई, भाई दूज वगैरह, मेरे हिसाब से सारे जो त्यौहार आते हैं 4-5 दिन के, वो सारे निपट गए हैं। अब आपका काम वापस से स्टार्ट हो जाता है, क्या? पढ़ना। कमरे पे आओ, किताबें वापस देखो, 1-2 दिन किताबों को देखो, किताबें आपको देखेंगी, आप उनको देखो। वापस से आंख मिलाओ कि हाँ भाई जानता हूँ तेरे को, किताबें भी गई, हाँ जानते हैं। अब लो तो पढ़ो, तो हाथ में करो, क्या करो, शुरुआत करो। ठीक है, स्टार्ट कर देना, लापरवाही मत करना। अपने चैप्टर की मैं बात करूं तो चित्रकला चल रही थी। मैंने आप लोगों को चित्रकला के बारे में बताया था कि राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था अपनी पुस्तक द राजपूत पेंटिंग में। ठीक है, अपने राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांट रखा था। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। मेवाड़ की कुछ उप शैलियाँ थी, उनके बारे में अपने पढ़ी थी, जैसे उदयपुर हो गई, चावंड हो गई, वो सब हो गई मेवाड़ में। मारवाड़ अपने चल रही थी। मारवाड़ में सबसे पहले प्रॉपर मारवाड़ यानी जोधपुर की अपन ने की थी। फिर बीकानेर शैली की बात अपन ने की थी। कुछ 2-3 शैलियाँ और हैं जिनकी बात अपन आज करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को एक दिन लगेगा, आप रिवाइज करना घर पे बैठ के, फिर वापस से एक क्या हो जाएगी, लय बन जाएगी, और लय बन जाएगी तो फिर लगातार क्या हो जाएगा, चीज़ें करना आसान हो जाएगा, याद करना। तो करें अपन शुरुआत। तो हेडिंग डाल लेना, क्या? जैसलमेर शैली। आप लोगों ने जो नोट्स हैं उनमें हेडिंग डाल रखी होगी मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली में सबसे पहले अपन ने जोधपुर या प्रॉपर मारवाड़ कर रखी थी, फिर दूसरे नंबर पर बीकानेर शैली की थी, आज तीसरे नंबर पर अपन जैसलमेर शैली की बात करेंगे। ठीक है, चले आगे। तो ये सबसे पहले अपना क्या है, डीजे एजुकेशन है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। पता ही आप सब लोगों को बार बार बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये है तभी अपन है, तभी पढ़ रहे हैं अपन। ठीक, डीजे एजुकेशन क्या करना है, सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल लो मैं डाल देता हूँ मैं मेरे हिसाब से डाल देता हूँ 1 नंबर, आप अपने हिसाब से देख लेना। जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली, तो पहली बात तो ये जैसलमेर शैली है, तो कहाँ होगा जैसलमेर शैली का विकास? जैसलमेर में होगा। तो ये चित्रकला है कौन सी, जैसलमेर शैली, ये कहाँ पर है, जैसलमेर में है। तो स्थान तो नाम से ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में मैं बात करूँ इस शैली का विकास, किसी ना किसी राजा ने संरक्षण दिया होगा, विकास हुआ होगा। तो जैसलमेर शैली का जो विकास है, एक राजा है हर्राय बाटी। कौन? हर्राय बाटी। हर्राय बाटी के समय हुआ। ठीक है भाई साहब, याद कर लेना, ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसलमेर शैली का विकास किसके समय हुआ? तो कौन है? हर्राय बाटी के समय। ज्यादा बातें हैं नहीं, 2-3 बातें हैं। दूसरी बात क्या है, प्रसिद्ध चित्र। तो प्रसिद्ध चित्र की मैं बात करूं तो वो है मूमल। क्या? मूमल। देखो पहले भी अपनी बात हो चुकी है, मैंने कहा है चाहे डांस आए, नृत्य आए, लोक नाटक आए, चाहे चित्रकला आए, ठीक है, या और कुछ भी आए, नाम आए क्या? मूमल। तो आंख बंद करके क्या करना है, जैसलमेर करना है, भरोसा करके कि इसका आंसर क्या होगा, जैसलमेर होगा। मुंबल आए तो जैसलमेर, जैसलमेर आए तो मुंबल, मुंबल जैसलमेर, जैसलमेर मुंबल, इन दोनों का रिश्ता है भाई बहन जैसे। जैसे भाई दूज नहीं की कल परसों, वैसे मुंबल आनी है, आंख बंद करके क्या करना है, जैसलमेर करना है। ठीक है, प्रश्न एकदम सही होगा। ठीक, प्रसिद्ध पर जैसलमेर शैली प्रसिद्ध जैसलमेर की होगी। विकास हर्राय बाटी के समय हुआ। ठीक है, प्रसिद्ध चित्र, या लिखो चित्र, प्रसिद्ध चित्र कौन सा है,
मूमल है। इस शैली की एक विशेषता है, केवल एक ही, ज्यादा नहीं, केवल एक विशेषता। लिखो फिर समझाता हूं। इस शैली पर या यह राजस्थान की, यह राजस्थान की एकमात्र शैली है जिस पर किसी दूसरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। देखो पढ़ो एक बार, ये क्या कह रहा है। यह राजस्थान की एकमात्र शैली है, कौन सी, जैसलमेर शैली, जिस पर किसी दूसरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। अपन ने मेवाड़ पढ़ा, मारवाड़ की शुरुआती जोधपुर पढ़ी, उसमें पढ़ा था कि इस पर मुगल का प्रभाव पड़ा, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा वगैरह वगैरह। लेकिन जैसलमेर शैली है वो केवल जैसलमेर जो क्षेत्र है वहां पर जो कला का विकास हुआ, केवल उसी पर क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए। प्रश्न उठता है कि जैसलमेर शैली पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। हालांकि ये अपने काम का चीज नहीं है, आरएस मेंस का अगर बैच चल रहा होता तो मैं ये बात आप लोगों को बताता, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए डीप में बता देता हूँ। आरएस मेंस में तो प्रश्न बनता है कि बताओ जो जैसलमेर शैली है इस पर अन्य शैलियों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, कारण सहित स्पष्ट करें। तो देखो आप अगर मैप देखते हो तो मैप में जो जैसलमेर है वो पश्चिमी राजस्थान में है। पश्चिमी राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है। कौन सा है, थार का मरुस्थल है। तो मरुस्थल में क्या पाए जाएंगे, टिब्बे पाए जाएंगे, टीले पाए जाएंगे बड़े बड़े, ठीक है, माटी के टीले पाए जाएंगे। तो एक आदमी सीधी सड़क पे चलता हुआ टीलों में क्या लेने जाएगा, वैसा क्यों जाएगा जहाँ पर पानी की कमी है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है, और धूप में चला जाए आदमी, पैदल चल ले 1-2 किलोमीटर तो जान निकल जाए बेचारे की, ठीक है। तो लोग बचते थे जाने से। जो जैसलमेर के प्रॉपर लोग थे वहीं पर वो विकास करते थे, अपना खुश रहते थे। कोई दूसरा आदमी जाता था तो खातिर पानी करते थे, लेकिन दूसरा आदमी वहाँ ठहरने की नहीं सोचता था कि मैं बस जाऊं। जैसे ऐसे मान लो कि आप तैयारी करने के लिए जा रहे हो, अपने गांव से किधर आ रहे हो, जयपुर आ रहे हो, क्योंकि जयपुर में जो सुविधाएं आप लोगों को चाहिए वो सारी हैं। तो एक प्रकार से ये भी मान सकते हो कि वहाँ पर सुविधाओं की कमी है, रेगिस्तान ज़्यादा था, पानी नहीं है, इसलिए कलाकार जो चित्रकार हैं उधर नहीं गए, जबकि पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा है। हालांकि ये प्रश्न अपने काम का नहीं है, आरएस मेंस वालों के लिए है। अपने काम की केवल एक बात है कि जैसलमेर शैली राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है जिस पर किसी दूसरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। मतलब ये खुद की घर की शैली है, कौन सी, जैसलमेर की, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न एक मैंने आप लोगों को बीकानेर शैली में लिखाया था कि जो बीकानेर शैली के लोग हैं वो चित्र के नीचे अपना नाम और दिनांक लिखते हैं। तो ऐसे कहीं पे भी लाइन आए ना तो याद कर लेना उसको कंठस्थ, क्योंकि ऐसे लाइन से प्रश्न बनने के क्या होते हैं, ज्यादा चांस होते हैं। तो लिखो इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। जैसलमेर शैली विकास हर राय बाटी के समय, प्रसिद्ध चित्र है मूमल। एक विशेषता, यह राजस्थान की एकमात्र शैली है जिस पर किसी दूसरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। लिख लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया, चलें आगे, चलो भाई। लिखो दूसरी शैली, कौन सी, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली पता है आप लोगों को, किशनगढ़ कहाँ पड़ता है, अजमेर के पास वाला क्षेत्र कहाँ है, किशनगढ़ के पास आता है, या सॉरी किशनगढ़ अजमेर के पास आता है। वहां पर इस शैली का विकास हुआ। अब किसी ना किसी राजा ने संरक्षण दिया होगा, तो राजा का नाम है सावंत सिंह या नागरीदास। तो लिखो विकास किशनगढ़ शैली का। विकास किसके समय हुआ, तो विकास है सावंत सिंह या नागरीदास, एक ही बात है। कभी नागरीदास दे देगा, कभी सावंत सिंह दे देगा। देखो जो किशनगढ़ शैली है इसको स्टार मार्क लगा लेना, जितने लगा सकते हो। आरपीएससी नहीं, यूपीएससी भी यहाँ से प्रश्न पूछती है। पिछले साल आईएएस फ्री का आपने पेपर देखा होगा, इसको छोड़कर उससे पिछली बार चले तो यहाँ पर से एक प्रश्न बना हुआ था बनी ठनी का। कौन सा, बनी ठनी जो चित्र शैली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। 4-5 अन्य जो राज्य हैं उनके नाम थे, राजस्थान का भी नाम था। तो आंसर था
राजस्थान। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी शैली है जिसने राजस्थान की जो चित्रकला है उसे भारत में ही नहीं विश्व में अपना एक अलग पहचान दी है। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में भी एक चित्र है जिसका नाम है बनी ठनी। अब बनी ठनी क्या है पूरा चित्र वो अपन अब आगे चल के देखेंगे। अभी अब एक ही बात है, क्या ये चित्र है, ये शैली है, इसको आप लोगों को याद करना है। जितने स्टार मार्क लगा सकते हो लगा लेना। पहली बात किशनगढ़ शैली, ठीक है। विकास किसके समय हुआ? सावंत सिंह या नागरीदास के समय। देखो जो ये सावंत सिंह है या नागरीदास है, इसके पास एक जादूगर था। क्या था? जादूगर। और उस जादूगर का नाम क्या था वो लिखो, निहाल चंद। क्या? निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद। ये जादूगर किसका था? किसका था? चित्रकार था। किसका? चित्रकार का। चित्रकार था तो इसका दरबारी चित्रकार था ये। किसका? सावंत सिंह या नागरीदास का दरबारी चित्रकार। कई बार प्रश्न पूछा गया मोर ध्वज निहाल चंद किसका दरबारी चित्रकार था? सावंत सिंह या नागरीदास का? या नागरीदास या सावंत सिंह का प्रमुख चित्रकार कौन है? निहाल चंद। निहाल चंद। इसके दरबार में और भी चित्रकार थे जैसे नानक राम हो गए, सीताराम हो गया, छोटू हो गया, लेकिन वो इतने फेमस नहीं हुए जितना कौन हुआ? निहाल चंद हुआ। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है किसको वरदान था? किसका? कह सकते हो ये अपनी जो हस्तकला है मतलब चित्रकारी में एक निपुण व्यक्ति था। कौन? निहाल चंद। एक बार किसी की शक्ल देख ले तो उसका चित्र ऐसा बना दे जैसे हूबहू क्या हो, आदमी हो। इसने जो सावंत सिंह की एक प्रेमिका थी बनी ठनी या रसिक बिहारी के नाम से भी उसे जाना जाता है, उसके बहुत सारे चित्र बनाए। किसने? निहाल चंद ने। उसकी वजह से निहाल चंद क्या हुआ? फेमस हुआ। एक उसके पीछे एक कारण ये और है, जो बनी ठनी है या जो रसिक बिहारी वो बहुत सुंदर थी। जैसे अप्सरा नहीं होती परी टाइप, वैसे थी। एक परी में आप क्या क्या खूबी देखते हो वो सारी जो खूबियाँ थी ना वो बनी ठनी या रसिक बिहारी में थी। तो निहाल चंद ने जब उसे देखा, ठीक है, तो देखने के बाद में उसे दिल से कह सकते हो आपकी निहाल चंद ने चित्र बनाए। किसके? सावंत सिंह के या बनी ठनी के, दोनों के। और वो ऐसे चित्र बनाए कि जब भी निहाल चंद उसे देखता था तो एक प्रकार से राधा का, कृष्ण का भाव मन में आता था। और जैसा भाव मन में आता है वैसा ही पन्ने पे उतरता है। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन दिमाग में और कुछ ही चल रहा है तो वो कॉपी पे तो और कुछ ही आएगा ना, रिजल्ट तो और कुछ ही आएगा। तो निहाल चंद जब भी इन लोगों को देखता था तो राधा कृष्ण का भाव मन में आता था, और जो मन में भाव आएगा वो कॉपी पेन पे आता था। और वो चित्र इतने सुंदर हुए कि एक अंग्रेज आता है, अंग्रेज कहता है ये तो भाई साहब भारत की मोनालिसा है। क्या है? मोनालिसा। आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा, क्या? मोनालिसा। ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। कौन सा? मोनालिसा। पेंटिंग है विश्व की सबसे फेमस मोनालिसा। ऐसे लगता है जैसे हूबहू कोई औरत की पेंटिंग है, हूबहू कोई इंसान बैठा हो सामने है। ऐसे ही किसके जो बने ठने चित्रकार है उसमें भी ऐसा ही लगता है कि सेम टू सेम कि जैसे कोई इंसान बैठा हो। तो एक अंग्रेज है, अंग्रेज का नाम था एरिक डिकिंसन। उसने कहा कि ये भारत की क्या है? मोनालिसा। जब ये इतनी फेमस हो गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1993 में इस पर एक डाक टिकट भी जारी कर दिया, और कुछ विशेषताएं वो भी अपन देखेंगे। इतनी बात समझ में आई, दो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात तो क्या, विकास किसके समय हुआ? सावंत सिंह या नागरीदास। इसके पास एक जादूगर था, जादूगर का नाम क्या है? निहाल चंद। जादूगर किसका था? चित्रकार का, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया निहाल चंद। अब बातें करते हैं थोड़ी डीप में, ढंग से लिखवा देता हूं आप लोगों को, तो लिखो। एक सेकेंड, इसको मिटाने दें यहां से। ये लो, अच्छे से लिखते हैं तो लिखो, और जहां पे भी कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो बता देना, ठीक है। यहां लिख लो दरबारी चित्रकार, दरबारी चित्रकार, और चित्र का नाम क्या है? निहाल चंद। फेमस था ये निहाल चंद। और लिखना चाहो तो लिख लो नानक राम, सीताराम, छोटू, बदन सिंह, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, आप तो इतने याद कर लेना। निहाल चंद, नानक राम, सीताराम, छोटू, ये बहुत ज्यादा क्या है? फेमस थे। और इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टार मार्क करने वाला कौन सा है? निहाल चंद। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है? तो किशनगढ़ शैली से है। लिख लो जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। लिखो जल्दी से, लिखो किशनगढ़ शैली। ये मोनालिसा मत लिखना, अभी आगे लिखवाऊंगा मैं।
लिख लिया, चले आगे। चलो देखो, लिखो, स्टार्ट करो लिखना। सावंत सिंह ने अपने दरबारी चित्रकार, कौन दरबारी चित्रकार कौन है? निहाल चंद। निहाल चंद से अपनी प्रेमिका, इसकी प्रेमिका थी, से अपनी प्रेमिका, प्रेमिका नाम क्या है? बणी ठणी, ध्यान रखना है क्या? बणी ठणी, बणी ठणी, या कोष्टक में लिख सकते हो रसिक बिहारी निहाल चंद से अपनी प्रेमिका बणी ठणी के अनेक चित्र बनवाए। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई क्या कि सावंत सिंह है, उसने अपने दरबारी चित्रकार निहाल चंद से अपनी प्रेमिका बणी ठणी के अनेक क्या बनवाए? चित्र बनवाए। अब लिखो आगे वाली बात, यह चित्र या ये चित्र कृष्ण प्लस राधा पर आधारित है, पर आधारित है। ध्यान रखना किस पर आधारित है? कृष्ण और राधा पर। पहली बात। दूसरी बात, अब लिखो तीसरी बात, क्या? एरिक, ऐसे लिखो एरिक, एरिक मत लिखो, पहले ऐसे लिख लो। भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने 1993 में इस शैली पर या इस चित्र पर, बणी ठणी का चित्र है, इस पर डाक टिकट, क्या? डाक टिकट, एक सेकेंड, डाक टिकट जारी किया। सन याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कब? 1993। कब? 1993, 1993, ध्यान रखना कब? 1993 में भारत सरकार ने 1993 में इस पर डाक टिकट जारी किया। किस पर? बणी ठणी पर। दूसरी बात क्या है? ये जो सारे चित्र बनाए किस पर? बणी ठणी वाले। ये किस पर आधारित है? कृष्ण व राधा पर आधारित है। और किसने बनवाए हैं? सावंत सिंह ने बनाए। बनाए किसने है? निहाल चंद ने बनाए। किस पर बने हैं? बणी ठणी पर बने हैं। लिख लो ये जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। 2-3 बातें और लिखनी है, लिखो जल्दी से। लिख लिए? चले आगे, चलो आगे। तो चलो, ये आ गया भाई चित्र बणी ठणी का। अभी बात करते हैं अपन इस पे, बात करते हैं, रुको एक बार लिख लो, फिर बात करते हैं अपन। लिखो, एरिक डिकिंसन ने, अंग्रेजी था ये, अंग्रेज था। एरिक डिकिंसन ने बणी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा। ध्यान रखना प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने कहा, स्टार मार्क कर लेना। किसने कहा? तो एरिक डिकिंसन ने कहा। एरिक डिकिंसन ने बणी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा। मोनालिसा क्यों कहा? क्योंकि जो लिसा है ये विश्व की सबसे सुंदर पेंटिंग है, सबसे फेमस पेंटिंग है। और जो राजस्थान है और भारत की जो सबसे सुंदर पेंटिंग में आती है महिलाओं में, वो कौन सी आती है? बणी ठणी आती है। ठीक है, आप देख भी सकते हो ऐसे, क्या कितनी सुंदर है, लग रही है कि नहीं लग रही है? एकदम परी जैसी। इसमें थोड़ा नहीं दिख रहा तो ये देखो, ये चित्र कितनी सुंदर लग रही है, एकदम अप्सरा जैसी लग रही है। तो इसको देखकर अंग्रेज भी क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। अभी भी ये जो पेंटिंग है इसको देखने से दूर दूर से
लोग आते हैं, विदेशों से इस पेंटिंग को देखने के लिए लोग आते हैं। देखते हैं इस पेंटिंग में क्या खास बात है। वैसे जो विशेषता है वो मोनालिसा में है, ठीक है। तो अंग्रेज आए, और कौन सा अंग्रेज आया? एरिक डिकिंसन ने, और इसे क्या कह दिया? भारत की मोनालिसा, ठीक है। तो प्रश्न ध्यान रखना, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे मोनालिसा की संज्ञा दी गई है, तो ऑप्शन दे देगा 3 4, और ऑप्शन होगा बनी ठनी। तो वैसे क्लिक करना है कि आंसर क्या हो जाएगा? बनी ठनी। या प्रश्न पूछ ले कि बनी ठनी को निम्न में से किसने भारत की मोनालिसा कहा, तो कौन है? एरिक डिकिंसन, ठीक है। तो ये 4-5 एक्स्ट्रा बातें थी। अब बात करनी है अपन को इस शैली की विशेषताओं की, मतलब जो बनी ठनी है, किशनगढ़ शैली है, इसमें जो प्रमुख चित्र था वो बनी ठनी था। अब इस जो चित्र है इसकी विशेषताओं की बात अपन करते हैं, तो लिखो विशेषता। विशेषता या विशेषताएं, ठीक है। तो देखो क्या विशेषताएं हो सकती है। पहली विशेषता है केले के वृक्ष की प्रधानता। केले के वृक्ष की प्रधानता। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की क्या? अपन ने जो भी चित्रशैली पढ़ी है, जैसे मेवाड़ पढ़ी है, मारवाड़ पढ़ी है, उसमें कोई ना कोई क्या आ रहा है? पेड़ आ रहा है, वृक्ष आ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? आप बताओगे मेरे को? एक बार आप सोचना, समझना अच्छे से, फिर मेरे को आंसर देना। फिर मैं तो बताऊंगा आपको, कल बताऊंगा, ठीक है। अपन ने अभी पढ़ा क्या कि जो ये चित्र है इसमें जो सबसे ज्यादा वृक्ष हैं वो कौन से हैं? केले के हैं। तो केले के वृक्ष की प्रधानता कौन से चित्र में मिलती है? बनी ठनी के चित्र में मिलती है। बनी ठनी नहीं भी हो तो किशनगढ़ शैली, ध्यान रखना, किशनगढ़ शैली में कौन से वृक्ष की प्रधानता है? केले के वृक्ष की प्रधानता है। अब मैंने कहा कि इसमें बनी ठनी के चित्र बने, और बनी ठनी के जो चित्र हैं कृष्ण व राधा पर आधारित है, तो भगवान कृष्ण का चित्रांगन है। दूसरी विशेषता लिखो, भगवान कृष्ण का चित्रांगन। भगवान कृष्ण का चित्रांगन। अब जहां भगवान कृष्ण आ गए वो वल्लभ संप्रदाय नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो तीसरा लिखो, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव। आंसर में ये भी बताना मेरे को कि वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव और कौन कौन सी शैलियों पर दिखाई पड़ता है। अपन ने इससे पहले 4-5 शैलियां पढ़ी है, उनमें कौन कौन सी शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है, नीचे कमेंट करना। तो इसमें भी कौन से संप्रदाय का प्रभाव है? वल्लभ संप्रदाय का। लिखो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव। ये 3 तो मोटी मोटी क्या होगी? विशेषताएं होगी। केले के वृक्ष की प्रधानता होगी, भगवान कृष्ण का चित्रांगन हो गया, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव हो गया। चौथी और बात करेंगे अपन, वो थोड़ी क्या है? बड़ी है, अगले पन्ने पे देखेंगे। ये लिख लो पहले, फिर अपन आगे चलते हैं। लिख लिया? चलें आगे। तो चलो देखो चौथी क्या है। चौथी ये है कि एक परी या एक अप्सरा में जो विशेषताएं होती हैं वो सारी की सारी विशेषता कौन सी शैली में आएगी? बनी ठनी में। देखो ये आरएस मेंस का प्रश्न भी बनता है कि किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, या जो बनी ठनी चित्र है उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो ये सारी की सारी विशेषताएं वहां आती हैं, अलग से नहीं है, एक ही टॉपिक बनता है, ठीक है। तो एक जो अप्सरा है या एक परी है, उसमें आप लोग क्या क्या विशेषता देखते हो? जैसे ये चित्र देखो, बनी ठनी का चित्र देखो, ये है बनी ठनी राजस्थान की, ठीक है। इसमें क्या विशेषता आप लोगों को इस चित्र में जो विशेषता दिख रही है ना, वो सारी विशेषताएं अपन को विशेषता में लिखनी है। वो तो केले के वृक्ष की प्रधानता हो गई, भगवान कृष्ण का चित्रांगन हो गया, और जो एक और लिखाई थी वो तो अलग से है। अब जो अलग से पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, वो इस चित्र में से निकलेगी। क्या है देखो, पहले तो ढंग से देख लिया अच्छे से, ठीक है। अब विशेषता देखो, पहली विशेषता तो क्या है? लंबी गर्दन, लंबी नाक। तो पहली विशेषता हो गई लंबी नाक हो गई। अब आंख देखो, क्या खंजर की जैसी एक नहीं, खंजर की जैसी आंख हो गई। एक बार अगर चित्र ढंग से देखोगे तो सारी विशेषताएं याद हो जाएंगी। अगर चित्र नहीं भी देखो तो कोई परी है, ठीक है, उसकी विशेषता याद कर लेना। क्या एक परी में क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? ठीक है, कि सुंदर हो सकती है, वो कलर अच्छा हो सकता है, ठीक है, नाक लंबी हो सकती है, ठीक है, गर्दन सुराहीदार हो सकती है, जो आंखें हैं वो ऐसी हों कि एक बार देख ले तो दिल में खंजर उग जाए, मतलब जो आंखों की आकृति है वो खंजर के समान हो। देखो खंजर ऐसा ही होता है, ठीक है, तो खंजर की जो आंखों की आकृति है वो कैसी है? खंजर के समान ही है। तो ये सारी विशेषताएं हैं किसमें?
बनी ठनी चित्र शैली में। तो ये अपन को लिखनी है, तो लिखो हाँ, तो लिखो उभरी हुई ठोडी। क्या? उभरी हुई ठोडी। अब उभरी हुई ठोडी कैसी होती है बताने की जरूरत है क्या? देख लो एक बार चाहे। और ये देखो ऐसे उभरी हुई ठोडी, ऐसे, ठीक है। तो उभरी हुई ठोडी होगी। फिर आंखों की बनावट आप लोगों को बताई दी मैंने, कौन सी? खंजनाकार। तो लिखो उभरी हुई ठोडी, आंखों की बनावट, आंखों की बनावट खंजनाकार हो, खंजनाकार हो, ठीक है। और तो लिखो धनुषाकार भौहें, कार भौहें। और क्या हो सकती है? गुलाबी अदा। खो मत जाना इनमें, कहीं सोचने से खो जाओ, खोना नहीं है, याद करनी है, ठीक है। गुलाबी अदा हो गया। और लिखना चाहो तो और लिखो सुर में सरोवर का अंकन आदि, खूब इतनी। और लिखना चाहो तो सुरेदाई गर्दन, अरे ठीक है। नुकीली नाक, ये भी लिखना चाहो तो ये भी लिख लो, नुकीली नाक, नाक आदि, ठीक है। ये सारी विशेषताएं हैं वो कौन सी शैली की है? बनी ठैली की है। उभरी हुई ठोडी होगी, आंखों की बनावट खंजनाकार हो, धनुषाकार भौहें होगी, गुलाबी अदा होगी, सुर में सरोवर का अंकन हो गया, नुकीली नाक हो गई। ये सारी आप लोगों ने देख ली है, याद करनी है, लिख लो जल्दी से। फिर आगे बात करते हैं अपन। याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, या इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। आपकी नज़र में कोई परी होगी, उस परी को थोड़ा याद करना, और सारी विशेषताएं ये की यही निकली होगी, ठीक है। कईयों की हो सकता है ठोडी पे ताल हो, है तिल हो, या और आंखों पे तिल निकल जाए, ठीक है। तो वो सारी विशेषताएं नहीं लिखनी है, ध्यान रखना। सिर्फ ये विशेषताएं मेल खाती हैं, ठीक है, कि ये विशेषताएं मेल खा रही हैं, तो वही लिखनी है। जैसे उभरी हुई ठोडी होगी, आंखों की बनावट खंजनाकार होगी, एक बार देख ले तो दिल में खंजर उतर जाए, धनुषाकार भौहें, ये लगभग सेम होती हैं सबकी। गुलाबी अदा, ये भी सेम होंगी। सुर में सरोवर का अंकन, ये नहीं होगी। नुकीली नाक, ये भी देखने को मिल जाएंगी। लिख लिया? चलें आगे। खूब इतना आज के लिए, चलो ठीक है। वैसे मारवाड़ शैली पूरी कंप्लीट हो गई है, एक बार वापस देखना चाहो तो देख लो। कहाँ से चल रहे थे अपन? इस चित्र पे छोड़ देते हैं। मारवाड़ शैली की बात अपन ने कर ली थी, एक बार लिख देता हूं मैं। मारवाड़ शैली में अपन ने क्या क्या पढ़ा? मारवाड़ शैली, तो मारवाड़ शैली में मैं बात करूं तो सबसे पहले तो प्रॉपर मारवाड़ यानी जोधपुर शैली की अपन ने बात की थी। जोधपुर शैली के बाद में अपन ने बात की थी किसकी? बीकानेर शैली की। बीकानेर की बात की थी ना, बीकानेर के अलावा थोड़ी था कोई बीच में। बीकानेर के बाद में अपन ने बात की जैसलमेर शैली की। जैसलमेर शैली की अभी बात की थी, हर राय बाटी के समय इसका विकास हुआ था। प्रसिद्ध चित्र की मैं बात करूं तो वो मूमल है, और राजस्थान की एकमात्र शैली जिस पर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ा। ये तीन विशेषताएं थी। फिर बाद में अपन ने बात की थी किसकी? किशनगढ़ शैली की। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ जो शैली है इसका जो प्रसिद्ध चित्र है वो कौन सा है? बनी ठनी, जो आप लोगों के सामने है। विशेषताएं आप लोगों को याद करनी है, चित्र से याद कर सकते हो। खंजनाकार आकृति होगी, नुकीली नाक होगी, उभरी हुई ठोडी होगी, गुलाबी अदा होगी, वो सारी विशेषताएं कौन सी है? इसमें है, ठीक है, याद हो जाएंगी। अब बचता है अपना, देखो मेवाड़ कंप्लीट हो गया, मारवाड़ कंप्लीट हो गया। अब दो चीजें बचती हैं, एक ढूंढाट बचता है और एक हाड़ौती बचता है। देखो ये जो चैप्टर है इसमें याद करने की चीजें बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं खुद ही जितना धीरे हो सकता है उस हिसाब से चल रहा हूँ। और जो जो चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है उस हिसाब से ही मैं चल रहा हूँ कि फालतू की चीजें लिखा के क्या करना है। अगर फालतू की चीजें ही पढ़नी होती तो आप किताब ही पढ़ लेते, मेरे पास क्यों आते। तो जो अच्छा है और एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सारी बातें अपन यहाँ कर रहे हैं। हो सकता है एक दो चीजें कहीं कम हो सकता है कहीं ज़्यादा हो, लेकिन मेरा मानना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे काम हो जाएगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा। आपको टॉप नहीं करना, आपको एग्जाम निकलना है, ठीक है। मास्टरमाइंड किसी चीज़ का अच्छा नहीं होता वर्तमान दौर में। स्मार्ट स्टडी करो, आगे बढ़ो और निकलो, ठीक है। ये बेरोजगारी का दौर है, ज़्यादा दिन झेला नहीं जाएगा। कल ना आपकी शादी होगी, ऐसी बिननी आएगी बनी ठनी जैसी वाली, बोलेगी नखरे इतने, ठीक है, पैसा है नहीं, बेरोजगार बैठे हैं, तो
पढ़ो आसानी से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो और आगे निकलो। और कहीं भी दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले आते ही आपकी समस्या क्या क्या करेंगे, समाधान करेंगे। 2 और बच रही है, एक ढूंढाड़ बच रहा है, एक हाड़ोती बच रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अपन कल ले लेंगे। आज के लिए इतना खूब है, आगे की बात अपन कल करेंगे। ओके, थैंक यू।